जब हम एक साइनसोइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जो है किसी सर्किट में अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होता है, और ये जो अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होता है ये भी साइनसोइडल नेचर का होता है। और अल्टरनेटिंग करंट और ये जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका जो फेज है वो सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि सर्किट में जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है या फिर कैपेसिटर लगा हुआ है या फिर इंडक्टर लगा हुआ है। इन सब चीजों पे ही ये जो फेज में डिफरेंस होता है ये डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम जो है अल्टरनेटिंग करंट को एक रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करवाते हैं तो फिर सिचुएशन किस तरह का बनता है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये रहा सर्किट, जिसमें कि देख ले यहां पर ये एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और इसे हमने जोड़ा हुआ है यहां पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। तो ये होगा यहां पर एसी सोर्स। तो यहां पर ये जो एसी सोर्स है ये साइनसोइडल नेचर का होगा। तो इसके लिए यहां पर ये जो वोल्टेज होगा E, जो कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, ये E बराबर होता है जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है E नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पर ये जो ओमेगा है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब साइन के आगे यहां पर ये जो दिख रहा है ओमेगा टी, इसे हम कहते हैं कि ये है यहां पर इसका फेज। अब देखिए आप यहां पर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि अगर अभी मान लेते हैं कि ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कुछ ऐसे फ्लो करेगा, और जब यहां पर ये साइड बदलेगा, ये साइड जब पॉजिटिव होगा और ये साइड नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो एसी सोर्स है, इसका तो नेचर यही है पोलैरिटी बदलना। तो जब ये साइड पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन यहां पर कुछ ऐसे फ्लो करेगा। तो हम कहेंगे कि यहां पर ये एक अल्टरनेटिंग करंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो करंट लगातार यहां पर अपना जो डायरेक्शन है वो बदलता रहेगा। अब क्या है देखें कि यहां पर अगर मान लेते हैं कि जो है करंट जो फ्लो कर रहा है ये करंट है यहां पर I, तो यहां पर ये जो करंट है ये है I, तो यहां पर ये करंट तो कांस्टेंट नहीं होगा। करंट यहां पर ये जो I फ्लो कर रहा है ये कांस्टेंट नहीं होगा। वोल्टेज जैसे जैसे चेंज होगा करंट भी वैसे वैसे चेंज होता रहेगा। तो अभी ये करंट किसके बराबर होगा ये हम पता करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर यूज करेंगे ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ देखिए क्या कहता है, बाय ओम्स लॉ। यहां पर ओम्स लॉ ये कहता है कि ये जो करंट होगा I, ये करंट देखें तो यहां पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। सो यहां पर ये जो करंट है I ये बराबर होगा यहां पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहां पर इसी के बराबर होगा। तो यहां पर ये हो गया E डिवाइडेड बाय इसका ये जो रेजिस्टेंस है R। तो अब देखिए आप यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा, हम E के जगह पर इसे लिख सकते हैं जो कि है यहां पर E नॉट, जो कि मैक्सिमम वोल्टेज होगा, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो R है ये। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो I होगा ये बराबर होगा यहां पर E नॉट डिवाइडेड बाय R, और हम यहां पर लिख देंगे ये साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पर E नॉट क्या है, ये है मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज ये तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ये भी कांस्टेंट होगा। तो फिर ये जो है ये एक कांस्टेंट होगा जो कि यहां पर बता रहा है कि यहां पर ये है मैक्सिमम करंट। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि I जो है ये बराबर हो गया मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट को हम I नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, I नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के। तो फिर यहां पर ये हो गया करंट। अब इस करंट के इक्वेशन में आप देखें यहां पर ये क्या है, ये है ओमेगा टी, और वोल्टेज के इक्वेशन में आप देखें यहां पर ये क्या है, ये है ओमेगा टी। तो यहां पर ये भी फेज है और ये भी फेज है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट यहां पर सेम फेज में है।
हेंस हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो हम इस फेज डिफरेंस को जो है वेव डायग्राम और जो फेजर डायग्राम होता है हम उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसे जो है वेव डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे। तो यहां पर ये रहा वो वेव डायग्राम। तो यहां पर ये जो है, ये जो कि स्काई ब्लू कलर को दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर ये जो वोल्टेज है, यहां पर ये जो वोल्टेज है E को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर इस करंट के इक्वेशन को। सो यहां पर ये है करंट। तो करंट के लिए ये रहा वेव फॉर्म और यहां पर जो है वोल्टेज के लिए जो है यहां पर ये रहा वेव फॉर्म। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये होगा यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज जो कि बराबर होगा यहां पर E नॉट के। और उसी तरह से यहां पर ये जो होगा ये पॉइंट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये मैक्सिमम करंट I नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी अगर आप देखें तो जिस समय टाइम जीरो होगा, यहां पर टाइम जीरो होगा, तो टाइम जीरो पर ये वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज जीरो होगा। और जब वोल्टेज जीरो होगा तो यहां पर देखें करंट भी जीरो होगा। अब जब जो है यहां पर जिस समय जो वोल्टेज है वो यहां पर जब मैक्सिमम होगा तो उसी समय आप देखिए यहां पर ये जो करंट होगा ये भी मैक्सिमम होगा। अब जैसे ही वोल्टेज घटना शुरू करेगा वैसे ही करंट घटना शुरू करेगा। और घटते घटते जब यहां पर जो है वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, और जब वोल्टेज जीरो होगा तो फिर करंट भी जीरो होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पर वोल्टेज और करंट जो है वो यहां पर सेम फेज में है, बशर्ते कि यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है इसे प्योर रेजिस्टेंस होना होगा। अब हम जो है इसे फेजर डायग्राम से समझेंगे। तो फेजर डायग्राम में क्या होता है कि एक वेक्टर होता है। सो यहां पर ये हो गया एक वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये यहां पर वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वोल्टेज है E इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये जो एरो होता है ये यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कुछ ऐसे यहां पर रोटेट करता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये है यहां पर फेजर। तो ये हो गया फेजर। अब ये जो इसका लाइन का लेंथ है, मुझे कहना चाहिए कि यहां पर इस वेक्टर का ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहां पर जो है ये मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज यहां पर ये है E नॉट। अब यहां पर हमें करंट के लिए बनाना है। तो चूंकि यहां पर कोई भी फेज में डिफरेंस नहीं है तो फिर यहां पर इसी के ऊपर ये जो है ये बनेगा करंट के लिए भी। तो यहां पर ये हो गया करंट के लिए एरो। सो यहां पर ये हो गया I। तो ये जो है ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो लेंथ होगा इस एरो का ये यहां पर इस मैक्सिमम करंट I नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर ये हो गया I नॉट जो कि बराबर है यहां पर E नॉट डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है वो। तो अब अगर किसी समय जो है ये ऐसे रोटेट करते हुए यहां पर पहुंच जाएगा तो साथ ही साथ यहां पर इस करंट वाला जो फेजर है इसे भी यहां पर कुछ ऐसे यहां से रोटेट करते हुए यहां पर आना होगा। तो हमेशा ये सेम फेज में रहेगा। जब यहां पर ये जो वोल्टेज है जब ये वाला यहां पर होगा तो फिर करंट वाला जो होगा, करंट वाला जो फेजर होगा वो भी यहां पर रहेगा। तो सेम यहां पर दोनों रहते हैं। तो इसलिए यहां पर इनके जो है फेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम जो है अल्टरनेटिंग करंट को जो है एक कैपेसिटर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहां पर सिचुएशन किस तरह का बनता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।